प्यारे बच्चों, पाठ 2 के अंत में हमने देखा, आशा पूर्ण विश्वास के साथ कह रही है मीनू से कि वह अमित जी को पसंद आ गई होगी, लेकिन मीनू कहती है कि ये तो ऊपर वाला ही जाने। जब तक कोई जवाब नहीं आता तब तक मैं क्या कह सकती हूँ। पाठ 3 में बताया गया है कि जैसे ही अमित और उसके परिवार वाले अपने घर मेरठ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके घर पर कोई सज्जन उनका इंतजार कर रहे थे, और जब उनसे बातचीत हुई तो पता चला कि वे मेरठ के एक धनी व्यक्ति थे जिनका नाम धनीमल था। काफी देर तक मायाराम जी और धनीमल जी के बीच में बातचीत होती रही। धनीमल जी अपनी बेटी सरिता का रिश्ता लेकर के आए हैं। उन्होंने अपनी बेटी सरिता का जो फोटो है वो मायाराम जी के सामने रख दिया, और साथ ही साथ तुरंत उन्हें प्रलोभन दे दिया, लालच दे दिया कि हम अपनी बेटी की शादी में 5 लाख रुपए खर्च करेंगे। लेकिन मायाराम जी दहेज विरोधी थे, डावरी के अगेंस्ट थे, खिलाफ थे। उन्होंने धनीमल जी से कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अभी अभी एक लड़की देख करके आए हैं और हमें लड़की पसंद भी आ गई है। वास्तविकता ये थी कि मायाराम जी नहीं चाहते थे कि वह एक बड़े घर की लड़की को लेकर अपने बेटे को बेच डाले, अर्थात वो अपने बेटे का सौदा नहीं करना चाहते थे, वो अपने बेटे के पांव में बेड़ियां नहीं डालना चाहते थे। जब मायाराम जी ने ये कहा कि हम अभी भी लड़की देख करके आए हैं, हमें पसंद भी आ गई है, इस पर धनीमल जी कहते हैं कि मेरी बस 3 बेटियां हैं, मेरे मरने के बाद सब कुछ मेरी बेटियों का ही होगा। दूसरा प्रलोभन, पहला प्रलोभन दिया था कि शादी में 5 लाख रुपए खर्च करेंगे, दूसरा प्रलोभन दे रहे हैं कि मेरी 3 बेटियां हैं, 3 बेटियां ही हैं, और मेरा सब कुछ, मेरे मरने के बाद मेरा सब कुछ मेरी बेटियों का ही होगा। ये कहकर वो उठ खड़े हुए और निकलने लगे। लेकिन मायाराम जी से कहा कि तुम विचार कर लीजिएगा, कर लेना, कल मैं आकर के वापस पूछ लूंगा। धनीमल जी वहां से निकल जाते हैं। सरिता का फोटो उनके सामने था। अमित की माताजी, पिताजी व उस अमित की बहन मीनू, सभी ने उस पर विचार किया। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर किया क्या जाए। इतने में मायाराम जी ने कहा कि भाई लड़की तो मीनू भी अच्छी है, साधारण परिवार की है, मिडिल क्लास फैमिली की है, तो क्या हुआ, अच्छी पढ़ी लिखी है, काफी गुणवती लगती है, उसके बात करने का तौर तरीका मुझे पसंद आया, यानी अपनी स्वीकृति दे दी कि मुझे मीनू पसंद है। वो कह रहे हैं कि साधारण परिवार की है तो क्या हुआ, लड़की गुणवती है, सुशील है। कहना चाह रहे हैं कि मुझे वो लड़की पसंद है जिसे हम देख कर आए हैं, यानी मुझे मीनू पसंद है। लेकिन अमित की माताजी शायद पैसों की तरफ झुक गई थी। वो तुरंत बोल पड़ी कि रंग रूप में तो कम धनीमल जी की लड़की भी नहीं है। फोटो देख करके कह रही है कि रंग रूप में कम धनीमल जी की बेटी सरिता भी नहीं है, और फोटो दिखाते हुए बोलती कि देखो फोटो कैसे तीखे नाक नक्श हैं इसके, और भाई तौर तरीके आदत का तो साथ रहने पर ही पता चलता है, वो कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, वो तो तभी पता चलेगा जब वो साथ में रहेगी। इतने में अमित की बहन मीनू जो है उस फोटो को उठा लाई। सरिता और मीनू दोनों के फोटो सामने रखकर देखने लगी। मीनू का फोटो उठाकर लाई और दोनों को कंपेयर करने लगी, तुलना करने लगी, देखने लगी। सरिता के कटे बाल उसके चेहरे की सुंदरता बढ़ा रहे थे, पर नाक नक्श में यानी चेहरे की जो बनावट थी मीनू से अच्छी नहीं थी उसकी, यानी मीनू की चेहरे की बनावट बहुत अच्छी थी। अमित ने अपनी माँ से प्रश्न किया, बोले माँ बड़े घर की लड़की क्या तुम्हारे साथ रह सकेगी? यानी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं अमित भी यही चाहता है कि उसका रिश्ता मीनू के साथ हो। वो कह रहा है कि माँ ये जो लड़की है ना सरिता, ये बड़े घर की लड़की है, क्या तुम्हें पता है क्या ये तुम्हारे साथ रह सकेगी, अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी, क्या वो हमारे घर के वातावरण में घुल मिल जाएगी? माँ को आभास हुआ कि शायद अमित जो है सरिता के रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वह बोल पड़ी कि बेटे व्यवहार का तो किसी का भी पता नहीं चलता है,
न तो सरिता के बारे में कुछ कहा जा सकता है और ना ही मीनू के बारे में। व्यवहार का पता तो साथ में रहने पर ही चलता है। फिर भी अमित कहता है कि माँ फिर भी देख लीजिए। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। उसके पिताजी को भी ये आभास हो रहा था कि बड़े घर की लड़की को, जो कि ढेर सारा दहेज अपने साथ लाएगी, शायद परिवार वालों के साथ मिलजुल कर न रह सके। उन्हें भी पता था। इसलिए कहा जाता रिश्ता हमेशा अपनी बराबरी वालों के साथ होना चाहिए। उन्हें शक था कि वो बड़े घर की बेटी है, हम साधारण परिवार के हैं, मिडिल क्लास फैमिली के हैं। उन्हें भी शंका थी कि शायद वो हमारे बीच एडजस्ट नहीं हो पाएगी। परंतु अमित की मां ने तो धन के सपने देखने शुरू कर दिए थे। इसीलिए उनके तर्कों के सामने मायाराम जी की एक न चली। वो यही सिद्ध करने में लगी थी कि वो लड़की हमारे परिवार के वातावरण में जरूर घुल मिल जाएगी। पति की एक नहीं चली, मायाराम जी की एक नहीं चली पत्नी के आगे, और अंत में यही निश्चय किया गया कि सरिता का रिश्ता मंजूर किया जाए और मीनू के यहाँ मना करने का पत्र लिखा जाए। इसलिए माँ के कहने पर यह निर्णय लिया गया कि सरिता का रिश्ता मंजूर किया जाए और दयाराम जी को पत्र लिख दिया जाए कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं आई। लड़के वालों के दिल में भी अंतर्द्वंद होता है, जब किसी लड़की को देखने के बाद उसका रिश्ता लेने से इनकार कर देते हैं। वही अंतर्द्वंद अमित के परिवार के सभी सदस्यों के हृदय में था। समझ में नहीं आ रहा कैसे मना किया जाए, क्योंकि लड़की में कोई कमी नहीं थी। लड़की पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी, सुशील थी, गुणवती थी मीनू। मना कैसे किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। यही अंतर्द्वंद उनके मन में चल रहा था। मीनू के यहाँ कैसे मना किया जाए, सभी इसी सोच में लगे हुए थे। तभी अमित की माँ ने जो है एक युक्ति बताई, एक उपाय बताया। बोली कि एक बात बताओ, तुम्हें मीनू की बहन कैसी लगी? मायाराम जी बोले कि मीनू की बहन तो मीनू से बहुत सुंदर है। पर साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? रिश्ता मीनू का लेने गए थे, उसकी बहन का नहीं गए थे। पत्नी कहती, अरे तुम समझते नहीं हो। कल ही उन्हें पत्र लिख दो कि हमें उनकी छोटी बेटी पसंद है, यदि वो हमारे यहाँ रिश्ता करना चाहते हैं, हमारे बेटे से शादी करना चाहते हैं, तो मीनू का नहीं बल्कि आशा का कर दे। मायाराम जी कहते हैं, इससे क्या होगा? माँ कहती है कि अरे होगा क्या, छोटी बेटी की शादी बड़ी से पहले थोड़ी नहीं कर देंगे, बस रिश्ता अपने आप ही छूट जाएगा। प्रसन्न मुद्रा में माँ ने ये कहा कि जब मायाराम जी को हमारा संदेश मिलेगा तो कोई भी पिता अपनी छोटी बेटी का विवाह बड़ी बेटी से पहले नहीं करेगा, और हम क्या मना करेंगे, वही मना कर देंगे कि नहीं साहब, हम अपनी छोटी बेटी का विवाह अपनी बड़ी बेटी से पहले नहीं करेंगे, अपने आप ये रिश्ता टूट जाएगा। परंतु यह क्रूर योजना पिताजी को समझ में नहीं आ रही थी, मायाराम जी की समझ में नहीं आ रही थी। ये जो क्रूर घटिया योजना बनाई गई थी, वह किसी लड़के वाले का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। वो अच्छे इंसान थे, पत्नी के आगे नहीं चली वो दूसरी बात थी, लेकिन वो बहुत अच्छे आदमी थे, भोले आदमी थे मायाराम जी। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम झूठ बोलें, लेकिन अंततः पत्नी के कहने पर उन्हें पत्र लिखना ही पड़ा। पत्र लिखते समय पिताजी बोले, अरे अमित की माँ, मुझसे ये सब नहीं हो रहा है। वो अपनी पत्नी से बोले कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा ये। कहने लगे कि हमारी भी बेटी है, कल अगर कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे जैसा हम आज उनके साथ कर रहे हैं, तब हम पर क्या बीतेगी, इस बात का आभास है तुमको? माँ बोली, तुम तो बहुत कोमल दिल के हो। अरे जब पैसा पास होता तो कोई लड़की घर में नहीं बैठी रहती है, अच्छी से अच्छी जगह रिश्ता हो जाता है। वो कह रहे हैं कि तुम बहुत ही कोमल दिल के हो, बेकार फालतू में इतना सोच विचार कर रहे हैं। कह रहे कि जब पैसा पास में होता है तो कोई भी लड़की घर में नहीं बैठी रहती, अच्छी से अच्छी जगह रिश्ता हो ही जाता है। अर्थात वो उकसाती रही पत्र लिखने के लिए, और मजबूरन मायाराम जी को पत्र लिखना पड़ा। उन्होंने पत्र लिख दिया, लेकिन पत्र लिखने के बाद मायाराम जी को ऐसे लगा जैसे उनसे कोई घोर अपराध, बहुत बड़ा क्राइम हो गया है। उनकी मनस्थिति बहुत ही विकल थी, बेचैन थे वो। उन्हें आभास था उस पीड़ा का, क्योंकि वो भी एक बेटी के पिता थे।
इसलिए उन्हें आभास था, उन्हें एहसास था उस पीड़ा का, उस दुख का जो पत्र पढ़ने के बाद दयाराम जी और उनके परिवार वालों को होने वाला था। इसीलिए वो बहुत परेशान थे, उनके मन स्थिति ठीक नहीं थी। आशा है कि आपकी समझ में पाठ 3 आ गया होगा। फिर हम आगे पाठ 4 पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, खुश रहना, घर पर रहना। धन्यवाद।